और इस वक्त किसानों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत जी सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। इन 1 सालों में क्या खोया क्या पाया, क्योंकि नवंबर से आप लोगों का किसान आंदोलन भी एज इट इज जारी है। राकेश टिकैत जी, तो हम तो देश के किसान के साथ में हैं, देश के बेरोजगार के साथ में हैं, देश की जो आम जनता है उसके साथ में है, और देश को बहुत नुकसान हो रहा है, ये देश की जनता जानती है। तो नुकसान हो रहा है देश को, इसीलिए यहां पर बैठे हुए हैं। जो काले कानून भारत सरकार लेकर आई, उन काले कानून के विरोध में यहां पर बैठे हुए हैं। 10 महीने हो गए हमको भी यहां पे संघर्ष, पूरा 1 साल से भी ज्यादा का होगा जो आंदोलन किसान यहां पे कर रहा है इन काले कानून के खिलाफ, और सरकार इनको वापसी लेने को तैयार नहीं है अभी भी। तो ये तो सरकार को भी सोचना है ना, ये कब तक यूं ही चलेगा। और राकेश जी, अगला सवाल आपसे मेरा ये है टिकैत साहब, चूंकि आज अकाली दल के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं की ओर से जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया गया है इसी कृषि बिल को लेकर। पंजाब में 6 महीने के बाद चुनाव होने हैं, आप इसको सियासी तौर पर देख रहे हैं या आपको लग रहा है कि नहीं, वास्तव में अकाली दल आप जैसे किसानों के साथ में है? देखो, सबका अब अपना सोचने का अब अपना तरीका है। चुनाव है तो वे चुनाव के नजरिए से भी देखेंगे, वे किसानों का जो इशू है उसको वे उठा रहे। हमने तो कहा कि पूरा विपक्ष को सड़कों पर रहना चाहिए, उनको मुद्दे उठाने चाहिए। जब सरकार में रहते हुए उनके लोग मुद्दे उठा रहे हैं तो विपक्ष की तो ये जिम्मेदारी बनती है कि वो भी मुद्दे को उठाए। और आगे हैं लोग, सड़कों पर आएंगे, और भी लोग आएंगे सड़कों के ऊपर। नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से कहा गया है कि दरअसल बादलों का बोया ये बीज है। मैं उस पर आऊंगी, लेकिन उसके पहले आपने असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का चचा जान क्यों बताया था? अच्छा, उसको क्या बताओगे? आप बता दो। जब वो उत्तर प्रदेश में जा रहा है उसको किस नाम से पुकारोगे? ओवैसी से आपको क्या दिक्कत हो गई? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं किसी से। वो बाहर से आया है, उत्तर प्रदेश में जा रहा है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि भाई उसको किस नाम से नवाजा जाएगा। चचा जान पर आपकी सुई आकर अटक गई है। आप बार बार असदुद्दीन ओवैसी को बता रहे हैं कि बीजेपी की ये चचा जान है। आपको क्या ऐसा लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे यूपी में, और इस वजह से बार बार आप बीजेपी के साथ अब उनको भी निशाने पर ले रहे हैं? राकेश टिकैत जी, ये तो गांव के लोग कहते हैं कि दोनों ए और बी टीम है। आप गांव में जाओ, सर्वे करवा लो, गांव के लोग बताते हैं ये बातें। आपने कहा कि बाहर से आए हैं ओवैसी, हैदराबाद से आकर कोई यूपी में चुनाव नहीं लड़ सकता क्या? वो बिहार में भी गए थे, वो पश्चिम बंगाल में भी गए थे, वो अगर यूपी में, और उन्होंने तो 2017 का भी चुनाव लड़ा है, 2 लाख वोट मिले थे, 38 पर उम्मीदवार उतारे थे, 37 पर जमानत जब्त हो गई थी उनकी पार्टी की, फिर भी आपको लग रहा है कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे? गांव के लोग बताते हैं यही। और फिर किसी को किस नाम से तो बुलाओगे ना, भाई यूपी में आए हैं तो बीजेपी वाले कोई तो उसको नाम तो देंगे ना। सम्मान से किसी का नाम लेना कोई गलत धारणा ही थोड़ा है। भाई बीजेपी वाले चचा जान उसको क्यों नहीं कह सकते? उसमें क्या दिक्कत होगी? योगी जी उधर अब्बा जान बोल रहे थे, उसके बाद आप चचा जान लेकर आए, इसी वजह से ये सवाल पूछा जा रहा है। क्योंकि पश्चिमी यूपी में कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत जी को जिम्मेदारी दे दी गई है कि जाट और मुस्लिम वोटरों को एक तरफ किया जाए, इस वजह से आपकी ओर से यह बयान दिया गया है। वे इसमें ये कोई जो आंदोलन चल रहा, यहाँ कोई ये जाट महासभा की मीटिंग में बुलाया गया मैंने आपको, या यहाँ पर हम मीटिंग करते हैं? हम किसानों की बात करते हैं, आप तोड़ने की बात करते हो। आपको तो वो एजेंडा दिया जाता है जो सरकार बताती है कि अब इनको छोटा बड़ा किसान नहीं हटा के अब इनको जातियों में ले जाओ, इनको धर्मवाद में ले जाओ। ये तोड़ने का काम करते हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं। हम जातियों पर तो हम जाते ही नहीं। हमारा काम तो किसान का है, मजदूर का है, दलित का है, हमारा तो उनका काम है। हमारा तो बेरोजगार का काम है, इनका काम है हमारा तो। आप इसको ले जाकर जातियों में घेर कर आप ले जाना चाहते हो इसको।
बीजेपी से तो आपकी लड़ाई समझ में आती है, मगर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर अगर आप चर्चा जान बोलेंगे तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। और मुजफ्फरनगर में हम सब ने देखा था, आप कह रहे हैं कि मीडिया धर्म के नाम पर घेरने का काम कर रहा है। अल्लाह अकबर का नारा लगाएं आप, हर हर महादेव कहें आप, और उसके बाद कहें कि मीडिया आपको धर्म के आधार पर घेर रहा है, तो क्या दिक्कत होगी? उसमें क्या दिक्कत होगी ये बताओ ना, क्या दिक्कत क्या होगी? हमने जाट महासभा का तो नहीं लगाया। जाट शब्द कहां से ले आए आप? ये तो अभी शुरू हुआ है पिछले 15-20 दिन से। आपको एक टास्क दे दिया कि आप इस पे करो, ये ना किसान बटा पहले ना किसान बटेगा। आप जो यहाँ पे गेहूं आटा दाल चावल खाते हो, आप बता सकते हो कि किस जाति ने ये उगाया? आप बता दो मुझे। अगर भाई आप फसलों को देख के ये बता दो कि कौन सी जाति ने ये उगाया, तो भाई हम भी बता देंगे, या आपके जो दूसरे लोग हैं वे बता दें। आपको यह दिया जाता है कि इस पे वो करो और इस पे बांटने का काम इनको करो, तो आप तो ठीक लग रहे अपने काम पे। आपसे सवाल नहीं पूछा जाए वालों को जो काम दिया जाता है, बीते 3 बार से जाटों का वोट बीजेपी को मिल रहा है। 2014, 2017, 2019 बीजेपी इसी वजह से पश्चिमी यूपी में शानदार प्रदर्शन कर रही है, और उसको लेकर आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो आप कहते हैं कि आपको टास्क मिला हुआ है। तो आपसे बताइए कौन से सवाल पूछे जाए राकेश टिकैत जी? नहीं, आप बताइए, आप सवाल बताइए, मैं वही सवाल पूछ लूंगी आपसे। बताइए आप नाम लोगे, मैं किसान बोल लूंगा, आप बोल लो। आप नाम लोगे किसी जाति का, मैं किसान शब्द का इस्तेमाल करूंगा, आप बोल लो। पश्चिमी यूपी में लेकिन बीते 3 बार से खासतौर से जाट समुदाय ने बीजेपी को वोट दिया, ये तो एक सच्चाई है। 2013 के बाद वहां पर समीकरण बदल गए थे, आप खुद जानते हैं, आप वहीं से आते हैं। और अभी अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किसानों को संबोधित किया गया, आपने सुना था उनका संबोधन? सुना। उन्होंने छोटे जोत के किसानों के लिए कहा कि सरकार ने सारी व्यवस्थाओं के लिए काम करा। उन किसानों का जो फसलें उन्हें कम रेट पे बेच रहे हैं, उसका जो डिफरेंस है वो दे दे सरकार। मतलब ये कहा कि 6,000 रुपया हम भेज रहे हैं, लेकिन वो फसलें अपने सस्ते में बेच रहे हैं। जिस अलीगढ़ के अंदर वे गए, वहां पे आलू का किसान बर्बाद हो रहा है, वहां पे दूसरी फसलों का किसान बर्बाद हो रहा है, और वहां से लगा कर दूर बिहार तक वो आलू और मक्का की खेती करता है, वो बाजरे की खेती करता है। वो बाजरे का किसान जो आज 1100 से 1200 रुपए में बाजरा बेच रहा है, भारत सरकार का रेट 2100-2200 रुपए का करीब है, वो जो 900 से 1000 रुपए सस्ता बाजरा बेच रहा है, उसका भाव दे दे। तो ये तो देंगे नहीं, बांटने का काम जरूर करेंगे, क्योंकि इनकी राजनीति बांटने से चलती है कि देश को बांटो, देश के आम नागरिकों को डिफरेंसेस उसमें पैदा करो। तो सारा काम ये तोड़ फोड़ के सवाल पे ये खड़े रहते हैं, नंबर 1 पे हैं ये। अगर वो तोड़ने फोड़ने का काम करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की ओर से एक और बात का जिक्र किया गया है। उन्होंने लिखा है कि कोरोना के समय देश के छोटे किसानों के खाते में सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक पैसे ट्रांसफर किए हैं, और सिर्फ उत्तर प्रदेश, जहां से आप भी आते हैं राकेश टिकैत जी, वहां पर 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा यूपी के किसानों को दिए गए हैं। तो क्या आपको ये नजर नहीं आता है? नहीं, कहीं के दे दिए आप। हमने कहा कि हमको भाव दे दो आप हमारा ही पैसे हमको दे नहीं रहे, गन्ने का भुगतान आपने दिया नहीं, फसलों के रेट आप आधे दे रहे हो और कह रहे जी आपके खाते में दे दिए। आप हमारा भाव दे दो ना, उसका हिसाब किताब करवा दो आप हमारा। आप जाके देखो लखीमपुर खीरी में, जिनका पिछले साल का 25 दिन का भुगतान हुआ है, आप जाओ एक बार गांवों में, हालात खराब हैं देश के, आप जाओ वहां पे एक बार। आप जाओ वहां पे बिहार के अंदर, जिनका धान 800 रुपए में खरीद होती है, आप जाओ जो किसान ने गेहूं अपना पैदा करा और उसने 1400 रुपए में गेहूं बेचा है। ये बड़े व्यापारियों को फायदा देने के लिए ये इस तरह के कानून बनाते हैं। मंडियां धीरे धीरे खत्म कर रही हैं। जाओ मध्य प्रदेश के अंदर 177 से ज्यादा मंडियां बेची जा रही है उनकी जमीन ने, आपको दिखाना चाहिए। अगला टारगेट इनकी पूरी जमीन होगी
जो बंजर जमीन पड़ी ये बिकेगी, हम वो भी दिखा रेलवे रहे की हैं। खाली जमीन और बिक रही टिकैत है। साहब हमने वो भी दिखाया पूरी जब प्रॉपर्टी बीजेपी को देश हराने की का बेची प्रण जा आपकी रही ओर है। से मुजफ्फरनगर में लिया गया है, उस पर भी आप बोलिएगा। लेकिन गन्ना किसानों का आपने जिक्र कर दिया है। प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ में कहा है कि गन्ना किसानों को 4 साल में 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। झूठ बोलने से तो उसका कोई लाभ होगा? गन्ना हम आपको कहने लगे जी आपको तनख्वाह इस चैनल ने जोन से मैं आप काम करते हो इतनी तनख्वाह दे दीजिए 1 साल में। भाई हमने गन्ना दिया होगा तो उन्होंने पैसे दिया होंगे, उसमें सरकार का क्या मतलब है? 1,40,00,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया हमने। क्यों जनता को बेवकूफ बना रहे हैं? क्यों आप भी बेवकूफ बन रहे हैं उनके कागज लेके? मतलब झूठा प्रचार तो भाई आपकी भी हदी होगी। आप पहले आंकड़े देख लो कि कितने का हम गन्ना देते हैं। आप जो कहें गन्ना वो एक्ट सच्चा, में ये है कि वो 14 कहें वो दिन में झूठा। गन्ने का भुगतान मिलेगा। मतलब आप जो कहें उस पर भरोसा कर लिया जाए, प्रधानमंत्री जो कहें उसको गलत मान लिया जाए। भाई जब झूठ बोल रहे हैं उनको कागज पत्तर गलत देते हैं। प्रधानमंत्री को जो लोग कागज लिख के देते हैं वो पूर्ण रूप से गलत देते हैं। भाई हमने जितने का गन्ना दिया होगा उतने का ही तो भुगतान करा होगा। हमारी लड़ाई ये है कि हमारा 14 दिन में, गन्ना एक्ट में ये है कि 14 दिन में भुगतान होगा, और 14 दिन में भुगतान नहीं होगा तो हम उस पर इंटरेस्ट देंगे। आप हमारा उदवा दो गन्ना एक्ट में जो कानून में है। पूरा किसान वहां पर लूटने लग रहा है। जो किसान कोर्ट में जाता है इंडिविजुअल, वो जानकारी हुई हमको कि एक का किसान कोर्ट में जाता है उसके 15 से 20 और 25,000 रुपए एक फाइल के लगते हैं। कोर्ट के माध्यम से ऑर्डर करवा के जाता है। वो अपने झूठे सच्चे बीमारी के वो कागज दिखाता है, अधिकारी जो करता है उसको 25% भुगतान देते हैं। पूरा बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। इन्होंने उधर कैप्टन अमरिंदर भी कह रहे हैं कि प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, जाए हरियाणा और दिल्ली में, पंजाब छोड़ दें, बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है। एनएचआरसी की ओर से भी जो रिपोर्ट वहां पर सौंपी गई है, कहा जा रहा है कि 9,000 से ज्यादा उद्योग धंधे बंद हो गए हैं किसान आंदोलन के कारण। तो उस पर रिपोर्ट मांगी गई है 4 राज्यों से। तो आप ही तो कह रहे थे कि इसे कांग्रेस चलवा रही। आप ही लोग बताते थे, सब सरकार कहती थी कि इसको कांग्रेस चलवा रही। तो उसका तो पर्दाफाश होगा कि इस आंदोलन को कोई नहीं चलवा रहा। इस आंदोलन को देश का किसान चला रहा है। इस आंदोलन को कोई नहीं चला रहा। इस आंदोलन को हाँ बुझो। ठीक है, मेरा सवाल आपसे यह है, मुजफ्फरनगर की रैली में आप लोग प्रण कर रहे हैं कि बीजेपी को हराना है, तो कौन सी पार्टी को राकेश टिकैत जिताना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? हमें किसी को नहीं हराना जिताना। हमारा ये है कि हम अपने जो मसले होंगे उस पर हम जाएंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली का रेट है। उत्तर प्रदेश में पूरे फसलों पे बेईमानना होता है। उत्तर प्रदेश में एमएसपी पे खरीद नहीं होती। उत्तर प्रदेश में व्यापारी 10 से 15-20 हजार क्विंटल खरीदता है, वो कौन सी मंडी में बेचता है? किसान 40 और 50-20 क्विंटल अपने धान को लेके, अपनी फसलों को लेकर लाइन में लगा रहता है 8-8 दिन तक, उसका नंबर नहीं आता। तो ये गुस्सा नहीं आएगा किसानों में? वो मंडी हमको भी बता दो जहां पे ये बड़ा व्यापारी बेचता है, इसकी जांच कर लो एक बार। भाई सस्ते में खरीद के आपने धान, गेहूं, गन्ना ये सस्ते में खरीद के आप कौन सी मंडी में बेचते हो, वो मंडी किसान को भी बता दो। हमने तो एक ही रामपुर डिस्ट्रिक्ट का आपको हमने बताया। रामपुर डिस्ट्रिक्ट में 11,000 वहां पर नारा लगा रहे थे बीजेपी को हराने का, तो किसको जिताना? सीधा सा सवाल है ना राकेश टिकैत साहब, किसको जिताना चाहते हैं? ऐसी कौन सी पार्टी है जो आपको लग रहा है कि वो किसानों के मुद्दे को ज्यादा अच्छे तरीके से हल करेगी? नहीं, हम किसी को नहीं जिता रहे। लोग खुश होंगे, इसको वोट दे देंगे, लोग नाराज होंगे किसी दूसरे को दे देंगे। हमारा मसला फसलों से है। हमारा मसला, आप कह रहे हैं फसलों से। अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि जो भी करना है वो दिल्ली में करो, उनके बारे में भी तो कुछ बोल दीजिए। कैप्टन अमरिंदर कह रहे हैं कि जो भी करना है पंजाब में नहीं दिल्ली में करो, बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है इससे। भाई वहां अगर कर रहे हैं तो भाई वे भी अपना काम कर लें, जो सरकार काम कर रही है वे भी कर लें। ठीक है, अब चलते चलते एक आखिरी सवाल राकेश टिकैत जी आपसे, चूंकि मुजफ्फरनगर की जब आप लोगों की रैली हुई थी, मेरी भी वहां पर मौजूदगी थी। मेरा आपसे सीधा सा सवाल है, किसान नेता हैं आप, यकीनन किसानों की बातों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है कि क्या अगर वहां पर कोई रिपोर्टिंग के लिए जाता है बड़ी विनम्रता से, तो नारेबाजी की जाएगी, रिपोर्टिंग करने नहीं दिया जाएगा, और सवाल
क्या आपसे पूछने का हक है राकेश टिकैत साहब या फिर नहीं है? आखिरी सवाल है ये आपसे, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया पर दर्शकों ने मुझसे कहा था कि टिकैत जी जब मिले तो उनसे इस सवाल का जवाब जरूर लीजिएगा। बिल्कुल, रिपोर्ट करने का सबको अधिकार है और रिपोर्टिंग सबको करना चाहिए। हम तो सारे रिपोर्ट का सम्मान करें। हमने तो पहले कहा भाई हमारी जो मदद कर रहा है चैनल कर रहा है, ऊपर भगवान है नीचे चैनल वाले हैं, और कौन मदद कर रहा है हमारी। हमने तो कहा रिपोर्ट करने का अधिकार है। अब कौन, अब 20 लाख लोगों में कौन आ गया, किसने आपके खिलाफ वो करा, आपने क्या उनको कहा? आपने तो कोई अधिकार नहीं। हो सकता है कि कौन किस तरह के लोग वे होंगे। चलिए, आप अपने आप को अलग कर रहे हैं। रिपोर्ट करने का अधिकार है। मुजफ्फरनगर में इस तरह की कोई नहीं, जब हमको उनको जानकारी नहीं है कि कौन है, गलत चीजें हैं अगर कोई करा है किसी तो नहीं करना चाहिए। रिपोर्टर का काम है, अपना काम करो, और आप काम करते हो सब लोग। कोविड टीकाकरण की शुरुआत की 16 जनवरी 2021। हमने पाया कि लोगों में बहुत सारा संकोच था, भय था, वैक्सीन के प्रति दुष्प्रभाव के कारण बहुत सारे चिंताएं हमने देखी, और लोग को ये टीका लेने के लिए आगे नहीं आ रहे थे। जब पहले दिन हमने टीकाकरण किया, सिर्फ 42 लोग 100 में से आगे आए और टीका लिया। फिर हमने उनको फोन किया, जो हमारे पास लिस्ट थी, जो स्वास्थ्य सेवक उनकी लिस्ट थी, उनको हमने फोन किया, उनसे अनुरोध किया कि हमारे भारत देश ने इस टीका को प्रमाणित किया है, ये बहुत सुरक्षित वैक्सीन है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। लोगों ने देखा कि जिन्होंने ये वैक्सीन ले ली है उनको कोई भी दुष्प्रभाव नहीं था, और उन्होंने इस कारण वो आगे आए और इस टीकाकरण को उन्होंने अपनाया। और जो अफवाहें थी वैक्सीन के प्रति, उनको नजरअंदाज करके वो आगे आए, और जो वैक्सीन जो एक ही प्रमाण था इस कोरोना की महामारी के ऊपर विजय होने के लिए, और उसको उन्होंने अपनाया। हमारे स्टूडेंट्स, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस और जो हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, प्राइवेट एजेंसीज, सारी हमारी टीम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर लोगों के मन का भ्रम दूर किया, और इस संकोच को हम विजय पा सके और 100% पहला डोज हम हासिल कर सके। धन्यवाद। नितिन जी, आप तो डॉक्टर हैं, आपने पहले भी वैक्सीनेशन कार्यक्रम देखे हैं। इस बार आपको क्या फर्क नजर आता है, क्या फर्क लगता है? सर, हम बच्चों को टीकाकरण में हम भाग लेते हैं, वहां पर बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनमें कभी कभी दुष्प्रभाव नजर आता है, लेकिन ये जो कोविड का जो टीकाकरण था वो एक साधारण अभियान नहीं था, बल्कि देश का एक आपके नेतृत्व में एक बड़ा कदम है जो इस महामारी पर विजय कर सकता है। तो एक आपके नेतृत्व में आपने जो ये टीकाकरण को एक अभियान का रूप दिया, इसके कारण इसको बहुत राष्ट्रीय महत्व है, और इसीलिए हमने ये ठान लिया कि हम इसको साधारण नहीं समझेंगे। तो पूरी लगन से, पूरी ताकत से इस टीकाकरण को गांव-गांव तक ले जाने के लिए हमने बहुत प्रयास किया, और हम इसमें सफल हो गए आपके नेतृत्व में। और हमें पूरी आशा है कि 31 अक्टूबर तक गोवा में हम दूसरा टीका भी 100% पार कर देंगे। पूरी आशा है कि 31 अक्टूबर तक गोवा में हम दूसरा। तो उसके बाद क्या आपने उन लोगों से कोई बात की? कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए लोगों का क्या रिएक्शन रहा है? और मैं एक और सवाल भी पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं न वैज्ञानिक हूं न मैं डॉक्टर हूं। हमने सुना है कि जब वैक्सीनेशन होता है तो जिसको वैक्सीन जो लेता है 100 में से एक आध व्यक्ति रहता है, कहते उसको जरा रिएक्शन आता है, बुखार आता है,
और ये भी कहते हैं कि बहुत ज्यादा बुखार चढ़ जाए तो मानसिक संतुलन भी चला जाता है। ऐसा डॉक्टर लोग बताते हैं, हमें तो जो ज्यादा ज्ञान नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जब कल देश के इतने हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के सब साथियों ने, फ्रंटलाइन वर्कर ने, कोरोना वॉरियर ने 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई, उसमें से किसी को रिएक्शन आए तो शायद हमने सुना है, लेकिन ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को कल वैक्सीन लगा और कल रात को 12 बजे के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को रिएक्शन आया है, उनका बुखार चढ़ गया है। इसका कोई लॉजिक हो सकता है क्या? सर, जब लोगों को हमने वैक्सीन दिया तो हमने उनको बता दिया पहले कि ये कौन सा वैक्सीन है। तो उनको बता दिया कि ये कोविड की बीमारी दूर करने के लिए हमने ये टीका आपको लगवाया है। दूसरी बात हमने बताई कि ये वैक्सीन लेने के बाद, ये टीका करने के बाद आपको शायद कुछ बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द, थकावट महसूस हो सकती है। आप तुरंत 104 हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं या जो हमारे आपके नजदीक वाले प्राथमिक केंद्र पर आप जा सकते हैं। टीका लगवाने के बाद आपको कोविड की जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो मास्क पहनना, हाथ साफ करना और लोगों से 1 मीटर की दूरी रखना, ये चालू रखना है। और जब आपके दिन हो जाए 84 डे। तो कोरोना योद्धाओं से प्रधानमंत्री संवाद कर रहे थे। हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।